नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज पहुंच चुका हूं डीबीसी कर्मचारी यूनियन के सबसे नामचीन चेहरे और एक बहुत ही बड़े पद पर विराजमान श्री देवानंद शर्मा जी के पास, क्योंकि मुद्दा डीबीसी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है और काफी सारे डीबीसी कर्मचारी आए दिन मैसेज व कॉल कर कर मुझसे पूछते हैं, अपने सवाल बताते हैं। जो सवाल उन्होंने बताए हैं वही सवाल मैं आज शर्मा जी से पूछने आया हूं। सर, काफी सारे कर्मचारी एक बात बहुत व्याकुलता से जानना चाहते हैं कि जो डेथ केस वाले कर्मचारी हैं, इनके फ्यूचर की श्योरिटी आखिर है क्या? रहमान भाई, आप तो पहले आपका धन्यवाद कि आप हमेशा हमारी आवाज़ को सभी तक पहुंचाने में हम लगभग 100% कामयाब रहते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी सबके पास पहुंचती है। लेकिन आपने जो मुद्दा रखा है, बहुत अच्छी बात पूछी है कि वाकई कर्मचारी पूछते भी हैं, साथी हमारे पूछते हैं कि जो लगभग पिछले 19-20 सालों में जिनकी डेथ हो गई है, हमारे बीच में जो गुजर गए हैं, आज स्वर्गवासी हो गए, उनके विषय में आज तक भी उनके परिवार को कोई भी नौकरी मिलना आज निगम के अंदर बहुत असंभव ऐसा हो गया है, जैसे असंभव बना दिया गया, जिसके विषय में एक प्रियम्बल लगाया भी गया था। लेकिन उसके प्रियम्बल किस कारण फेल हुआ, कैसे क्या उसको फेल किया गया, हम इस विषय पे बातचीत करना चाहते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि वो दोबारा निकल कर आए और उसमें फिर दोबारा उन कर्मचारियों को राहत मिले जिनके परिवार से एक सदस्य चला गया। हमारी डिमांड हमेशा रही है, हम मांग करते आए हैं निगम से कि जो कर्मचारी यहाँ पर अपनी सेवा देने के बाद, आज कई वर्षों सेवा देने करने के बाद उसको कोई एक्सीडेंटल या कैसे भी उसकी मृत्यु हुई और उसमें उसके परिवार के एक सदस्य को हमेशा उसके लालन पालन के लिए उसके परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए उसके एवज में। सर, इन सब बातों से हटकर मेरे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। जो कर्मचारी, निगम का कर्मचारी, डीबीसी कर्मचारी डेथ कर गया, क्या उसकी आत्मा इस बात को नहीं देखती होगी कि जिस निगम के लिए वो अपना जीवन पूरा निकाल के आ गया, उसके परिवार को उस ही की नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसके परिवारजन निगम कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, निगम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, उनको झूठा दिलासा दिया जा रहा है और वो उसकी आत्मा कहीं ना कहीं आपसे सवाल नहीं पूछ रही होगी, क्योंकि यूनियन की भागदौड़, यूनियन के नेता आप हैं, आप भी उसको नौकरी दिलाने में असमर्थ हो रहे हैं। क्या मैं गलत तो नहीं कहा सर मैंने? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हमने जो भरपूर कोशिश की और इसको जैसे हमने अपने पद को लाने के लिए एक प्रेमबल तैयार हुआ था, उसी तरह डेथ केस वालों के लिए एक प्रेमबल तैयार हुआ था, जिसमें हमारे कम से कम 60 से 62 लोग ऐसे निकले जिनको नौकरी दी जानी थी। लेकिन वही प्रेमबल के विषय में हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से भी कि वो क्यों ऐसे किस कारण से फेल हुआ और क्या कारण था कि इसको बैक ले जाना पड़ा और वो निगम में पास नहीं हो सका। हम मेयर महोदय से भी और कमिश्नर साहब से भी इस विषय पे बात करेंगे कि अपने इन जो हमारे साथी हैं, वाकई उन्होंने अपने निगम को पूरा जीवन दे दिया होता है और एक ऐसी कच्ची नौकरी जो उसका 16-17 हज़ार की नौकरियां लालन पालन करती है। यहाँ एक ही निगम में 2 तरह के रूल चलते हैं कि जैसे हम कहें तो एक पक्का कर्मचारी है, उसकी जगह उसकी नौकरी लगने को तैयार है, लेकिन एक कच्चा कर्मचारी आता है जिसको ना जीवन की कोई सुरक्षा मिलेगी, ना उसको डेथ केस के बजाय नौकरी मिलेगी। फिर ये कहा जाता है हमें अधिकारी के द्वारा कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसकी जगह नौकरी दी जाए। तो रूल नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अब वही सर, क्या यूनियन को अपनी इस छोटी सी जायज मांग के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ेगा? देखिए, प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन भी किया जाएगा, लेकिन ये मांग को हमारी मान लिया गया था, उसके लिए ही प्रेमबल तैयार होके आया था। उस प्रियम्बल को हम दोबारा लगाना चाहते हैं कि उन लोगों को कि एक हम वही तो मांग रहे हैं कि आपने जो जगह खाली हो गई उसके मरने के बाद वो कहते हैं कि इस जगह नौकरी नहीं है, तो ऐसा क्यों कि किसी और को रखा जाए, उसी के परिवार के हिस्से को क्यों ना रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
उसका परिवार का हिस्सा एक 16-17 हजार में अपना पेट पाल रहा था, तो आज उसकी दाल रोटी तो कम से कम चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। असल में जमीनी स्तर पर कभी भी अधिकारियों ने उतर कर नहीं देखा कि उसके परिवार का क्या हाल होता है। यही बात है सर। वो आज रोते हैं, बिलखते हैं, उनके बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि जिन जैसे बिना माँ बाप का बच्चा हो जाता है। तो उसके तो परिवार का उसका एक पालने वाला गुजर के चला गया, लेकिन आज उसके पालने वाला ही चला गया, तो उसको उसकी बीवी और बच्चों को कौन पालेगा। अगर उसकी बीवी में सामर्थ्य है तो उसकी बीवी को नौकरी दी जाए, अगर उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो बच्चों को दी जाए। तो एक जगह तुम्हें बाहर से भरने की बजाय उसके परिवार से क्यों नहीं भरी जाती है। बिल्कुल भरनी चाहिए। तो एक रूल ऐसा बनना है और बनेगा, और बनवा कर ही दम लेंगे कि ऐसा रूल बने कि और उसके परिवार को एक प्रेमबल पास होकर ऐसा रूल बने कि आज जितने भी कच्चे कर्मचारी निगम में हैं, डीबीसी नहीं, सभी के साथ ये हाल है, जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए रूल बने कि उसके परिवार को, क्योंकि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। अधिकारी को भी सोचना चाहिए कि आज इसका परिवार कैसे चलता होगा, कैसे ये बेचारा अपना जीवन पालता होगा, क्योंकि 16-17 हजार का काम करने वाला कर्मचारी कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत बड़ी जायदाद है कि वो उसमें अपना लालन पालन कर लेगा। वो आपके पास एक छोटी नौकरी करने आ रहा है, तो इसका मतलब ये कारण है वो वाकई एक गरीब और मजबूर आदमी है। मेरा दूसरा सवाल आपसे यही है, एक 14 से 16 हजार 17 हजार रुपए में नौकरी कर रहा एक डीबीसी का कच्चा कर्मचारी, उन्हीं पैसों में अपनी पूरी फैमिली को चला रहा एक डीबीसी कर्मचारी, अपनी बेटी के शादी के लिए दहेज इकट्ठा कर रहा वही डीबीसी कर्मचारी, इतनी छोटी सी नौकरी में अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना देखने वाला वो डीबीसी कर्मचारी, क्या इस छोटे से अमाउंट की इस नौकरी से वो अपने बच्चों के जायज और अपनी नौकरी ईमानदारी से चला पाएगा सर? क्या इसके लिए प्रशासन से किस तरह की आपकी बात रहने वाली है, क्या रणनीति रहने वाली है यूनियन की इस नौकरी के पैसों को बढ़ाने के लिए? देखिए, हमारा शुरू से ध्येय रहा था कि हमें पक्का किया जाए। पक्का करने की बजाय कमिश्नर साहब ने भी ये बात रखी कि पक्का करने के लिए आपका पद होना बहुत जरूरी है, तनख्वाह बढ़ानी है तो आपके लिए पद होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज 28 वर्षों में तो पद मिला, उसमें भी तनख्वाह बढ़कर नहीं मिली। आज तनख्वाह बढ़कर नहीं मिली तो आज उस पद में आज हम देखते हैं कि एमटीएस कर्मचारी जो आज बना दिया गया, हमें मल्टीटास्किंग स्टाफ में हमें बनाया गया, उस मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी यहाँ 3 तरह की तनख्वाह है। हम चाहते हैं कि सभी का लेवल बराबर है, चाहे वो एफडब्ल्यू है, चाहे सीएफडब्ल्यू है, चाहे डीबीसी है, आज सब एमटीएस है। आज वो सभी एमटीएस हो चुके हैं, उन्हीं लोगों की तनख्वाह आज उसको प्रॉपर समान वर्क समान वेतन मिलना चाहिए। आज 28 वर्ष बाद अगर कर्मचारी आपसे वेतन बढ़ाने की मांग करता है तो कोई नाजायज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर, क्योंकि उसका परिवार पहले वो कभी आपके पास जब लगा था तो वो 20 साल का था, तो उसके पास सिंगल अपने आप को पालता था और अपने माँ बाप को पालता था। लेकिन आज उसके पास अपना परिवार भी है, अपने 2 बच्चे भी हैं। तो आज मैं तो 2 ही कह रहा हूँ कि 2 ही एक सरकारी फरमान है, तो सरकारी एक बात है कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, लेकिन उस बच्चों को भी उसे पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल एक भी पालना सर मुश्किल हो रहा है। उस 16-17 हजार में वो अपने माँ बाप को भी पालता है, अपने बच्चों को भी पालता है, अपनी बीवी को भी और अपने आप को भी पालता है। तो उसमें उसकी नौकरी के आज उसके पास कम से कम इतनी तनख्वाह तो हो कि वो कम से कम ठीक से दाल रोटी तो खा पाए। बच्चों की शादियां तो मैंने ऐसा भी देखा है, मैं वही बात दोबारा कहूंगा कि जमीनी स्तर पर अधिकारियों ने नहीं देखा है कि ये कैसे पलते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि बेचारे एक सामूहिक विवाह होते हैं ना, उसमें अपने बच्चों की शादियां करते हो, कि सामूहिक विवाह में पैसा नहीं लगता है, वहां पर अपने दान के पैसों में उनकी शादियां की जा रही है, तो उनकी बेटियों की शादी ऐसे हो रही है। तो आज हमें बड़ी शर्म आती है कि ऐसी जगह में वो बेचारे अपने शादियां करवा रहे हैं। उसमें आज उसकी थोड़ी सी अच्छी हैसियत होती, आज उसकी थोड़ी अच्छी नौकरी होती, या विभाग ने पहले ही बहुत सोच लिया होता, तो मैं तो कहता हूं कि आज आने वाला भविष्य, हमारी उम्र तो लगभग 50 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आने वाला एक परिवार जो जुड़ेगा इस निगम में, जो एमटीएस बनेगा या नया आएगा या नया साथी जो काम कर रहा है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो कि हमारी उम्र में आके उसके साथ इस तरह का अन्याय हो।
उसे चाहिए कि आज उसे एक भरपूर इतना तो मिले कि वो कम से कम अपने माँ बाप और अपने बच्चों को दाल रोटी ठीक से खिला सके और उनको अच्छी शिक्षा दे सके, कि जिंदगी में वो दोबारा डीबीसी ना बने। कि डीबीसी हम एक नौकरी से अच्छा, इसे श्राप जैसा हो गया है। तो उसके ऊपर एक श्राप पड़ गया कि 28 साल उसने अपना जीवन तबाह कर दिया, लेकिन इस निगम ने उसे कुछ नहीं दिया। सर खबर बड़ी लंबी हो रही है, एक मैं आखिरी सवाल लूंगा आपसे जो कि बड़ा जरूरी है आज। सर गर्मी का प्रकोप दिल्ली में हम सब उससे भलीभांति वाकिफ हैं, साथ साथ ही सर बारिश का भी अब शुरू हो गया है, जिसकी वजह से डीबीसी कर्मचारी की ड्यूटी अब डबल हो गई है, क्योंकि घरों में कूलर है, गंदा पानी, इस तरह की चीजें उनको चेक करना, डेंगू मलेरिया इस तरह की सारी चीजों से लड़ता है हमारा डीबीसी कर्मचारी। सर क्या कर्मचारी के लिए निगम को सुविधा नहीं करनी चाहिए, जो कर्मचारी इस भीषण गर्मी में, इस बरसात से पैदा होने वाली बीमारियों से कुछ राहत मिल सके, उसको उसकी ड्यूटी का कुछ समय घटा देना नहीं चाहिए इस टाइम निगम को? क्या सोचते हैं आप? कटारिया भाई आप इससे बोलेंगे? सर आप ही बताओ, आप शायद अच्छा चलिए पूछूंगा। दरअसल आज जो भीषण गर्मी का प्रकोप है और ये बीमारी भी भयंकर है, और ऐसा नहीं है कि वह जो लड़का हमारा साथ में जो काम कर रहा है और हम भी करते हैं, उस काम को करने में सच पूछो तो उसकी हालत 3-3 4-4 मंजिलें चढ़कर उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो चक्कर खाने को गिर के तैयार हो जाता है, कि हो सकता है कभी छत पे चक्कर भी आ जाते हो, क्योंकि आज बीपी है, शुगर है, हमारी उम्र में कर्मचारियों की तो दुविधा में पता भी नहीं चलती होगी कि उनके साथ वहाँ क्या हुआ है। जी, हमारे आज उम्र के हिसाब से बीपी शुगर भी बढ़ गए, कई साथी ऐसे बीमार रहते हैं, फिर भी चढ़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में कई बार चक्कर खा के भी गिर पड़ते हैं। लेकिन ये विभाग को बताने वाली बातें नहीं होती कि हम जी आज वो चक्कर खा के गिर गए। वो उस गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए सुबह के ठंडे वक्त में, सुबह 10 बजे से जो 12 बजे से पहले का वक्त होता है, उसमें उस समय को अपने काम को अच्छे से निपटाने की कोशिश करते हैं कि वो काम पूरी तरीके से अपना जो दिया गया है उस काम को पूरा कर लें। लेकिन एक विभाग का एक ऐसा डंडा है, रूल है कि आप शाम तक करते रहिए। जैसे वो एक मशीन है, एक रोबोट है, कि उस रोबोट मशीन को चलाते रहो जब तक ये आदमी गिर के मर ना जाए, इसकी जिंदगी तबाह ना हो जाए, जब तक वो कोशिश करते हैं इस आदमी की जान निकाल ली। चाहे औरों को, क्योंकि अधिकारी एयर कंडीशन कमरों में बैठे, उन्हें नहीं पता कि जमीनी स्तर पर क्या दिक्कत आ रही है, और ना उसे पानी पीने को मिलता है एरिया में, ना उसे तरीके से कोई विभाग की तरफ से सुविधा है। सच पूछो तो ऑफिसों में पंखे तक भी नहीं है कई जगह, कि वहाँ बैठने की जगह भी नहीं है। मैंने तो देखा कि शेल्टर भी नहीं है उनके पास। बिल्कुल शेल्टर भी नहीं है, पार्कों में बैठे हैं, पार्कों में ऑफिस हैं, और वहां पर वो जब एरिया में काम करने जाता है तो ऐसी जगह भी हैं, जिस एरिया में मैं संगम विहार जैसे एरिया में काम करता हूँ, जब बारिशें हो जाती हैं तो एक उमस भरी, अब जैसे शुरुआत हो गई है, उमस भरी गर्मी होती है, पानी हमारे बिल्कुल घुटनों से ऊपर ऊपर तक भरा होता है, हम उसमें निकल कर उसमें काम करने जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद हम भी सोचते हैं इससे बाहर कैसे जाएंगे और अंदर कैसे जाएंगे। वो हालात हमारी उस समय की ऐसी होती है कि हमें ये होता है कि किस तरीके से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि हमारी अपने आप में पसीने से तरबतर होने के बाद, क्योंकि हमारा कच्छा और बनियान दोनों गीले हो चुके होते हैं, हमारे शरीर से पसीना चूते हुए बिल्कुल तले हमारे पैरों के तलवे तक आ जाता है, लेकिन अधिकारी को इस बात का नहीं पता। लेकिन एक अधिकारी आएगा, उसे चेक करेगा कि उसने 2 घंटे में काम खत्म कर दिया, तो उसके पीछे उसको नोटिस, मीमो, उसको नौकरी से निकालने तक की धमकी दी जाती। लेकिन उसका ये कारण नहीं पूछा जाता कि इसने 2 घंटे में समय कैसे अपना निकाला होगा। ऑनलाइन वर्क इसका है, इलाज क्या है? और नहीं ऑनलाइन वर्क है, इसका मतलब 2 घंटे एरिया में रहा है, ऑनलाइन नजर आता है। उसके एक एक बात को हमारा जो सुपरवाइजर भी देख सकता है ऑनलाइन, और हमारा अधिकारी डीएचओ साहब भी देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं कि ऑनलाइन ये कितने एरिया में काम रहा। तो थोड़ा सा उसे फुर्सत तो दो, उसे रेस्ट तो दो, क्योंकि वो भी आदमी है, कोई मशीन नहीं है कि वो जो आपका सुबह से शाम तक रोबोट की तरह चाबी भरी और चलता रहेगा।
उसमें भी वो भी थकता है, वो भी बीमार होता है कि उसको भी, क्योंकि ऐसी मेडिकल जैसी सुविधाएं क्योंकि औरों को नहीं मिलती है, डीवीसी को तो मिलती ही नहीं है। अगर वो बीमार हो जाए 2 दिन, अगर इतनी भीषण गर्मी में काम करने के बाद वो बीमार हो जाए तो उसकी तनख्वाह तक भी काट दी जाएगी। लेकिन उसमें 2 घंटे काम करने के बाद आप ईमानदारी से, वो अपने ऑफिस में आके बैठा है तो उसको मीमो दे दिया जाएगा, उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये गलत रवैया है। उसको थोड़ा सा रियायत दी जाए कि जिससे कि वो अपने काम को भी सही से निपटा पाए और अपने आप में सभी अपने काम को ईमानदारी से पूरा कर अपने एरिया को सुरक्षित भी रख पाए कि बीमारी ना फैलने पाए। तो उसको रियायत देना भी अधिकारी का काम है। सर, एक सवाल मैं आखिरी इस खबर का लेने जा रहा हूँ, पटियाला साहब आपसे लेना चाहता हूँ। इतनी सारी परेशानियां हैं डीवीसी कर्मचारी के लिए, इतनी सारी बातें हैं, क्या निगम के नए कमिश्नर अश्वनी सर के आने के बाद परेशानियां घटती हुई नजर आ रही हैं या बढ़ती हुई नजर आ रही अभी तक तो अभी कुछ ऐसा पता नहीं चल पाया, घटती है बढ़ रही है, लेकिन उनसे उम्मीदें हमें ज़्यादा है। हम उनसे आशा करते हैं कि वो डीवीसी कर्मचारी की तरफ जरूर देखें, क्योंकि जो हमारे पहले कमिश्नर थे वो हमारे लिए जो करके गए हैं, शायद इतने कमिश्नर आए उन्होंने किसी ने कुछ नहीं करा हमारे लिए वो देवता के समान है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उनसे भी आशा करते हैं कि वो भी हमारे लिए सोचे। एक तो हमारी जो मेन है हमारी तनख्वाह, इससे हमारा गुजारा बहुत कम हो रहा है, चल नहीं पाता, बड़ा मुश्किल से होता है सब चीज़। अगर हमारी एक तनख्वाह सही हो जाए तो ताकि हमारे घर का खर्च, हमारी आधी टेंशन है तो वैसी दूर हो जाएंगी अगर तनख्वाह हमारी अगर सही हो जाए तो हम उनसे आशा करते हैं कि हमारी तरफ एक तनख्वाह का और एक जो गर्मी है उसमें हमें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए समय की, क्योंकि 6 घंटे काम करना इस वक्त बड़ा मुश्किल है कंटिन्यू। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्याएं डीवीसी कर्मचारी इन दिनों, काफी तादाद में कर्मचारी काम करते हैं दोस्तों, तकरीबन 3 से 3,500 कर्मचारी दिल्ली वालों को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से सुरक्षित करने के लिए लगातार काम करते हैं, मेहनत करते हैं और आपकी जान को खतरा ना हो इसलिए अपनी जान को खतरे में डालकर उस मच्छर की तलाश करते हैं और उसको आपसे दूर करते हैं। तो डीवीसी कर्मचारी की परेशानियां हमारे दिल्ली के नए निगम कमिश्नर के आने के बाद घटती हैं या बढ़ती हैं, वो आने वाली खबरों के माध्यम से आपको जरूर बताया जाएगा और आनंद शर्मा जी से दोबारा बात करूंगा, फिर किसी ना किसी मुद्दे को लेकर डीवीसी कर्मचारियों से जुड़े। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।